असॉम स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर का। और इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम ड्रॉबैक्स एंड रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे और साथ ही जो बोर एटॉमिक थ्योरी है उसके भी मेन पोस्टुलेट्स का जिक्र करेंगे। कहूँगा कि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स और फेलोज के साथ शेयर करें और चैनल पे आप काइंडली नोट्स लाजमी डाउनलोड करें और उसके साथ साथ डाटा का इशू ना हो तो आप वीडियो को पूरा प्ले किया करें। बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक है ड्रॉबैक्स इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो एक पुरानी थ्योरी है फिजिक्स की, क्लासिकल फिजिक्स में क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इस थ्योरी का जो बेसिक थीम है वो ये है कि जब कोई बॉडी मूव करती है और उस मूवमेंट में एनर्जी और एनर्जी का लॉस होता है, तो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एक्सप्लेन करती है लॉस ऑफ एनर्जी विद मोशन, लॉस ऑफ एनर्जी इन मूवमेंट। तो जो रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल दिया था उसमें उसने कहा था कि न्यूक्लियस के बाहर शेल्स में, ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहे हैं। बाकी साइंटिस्ट ने रदरफोर्ड की इस बात को पढ़ा, समझा और उसके ऊपर क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी लगाई। तो उन्होंने रदरफोर्ड से पूछा कि भाई जो क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है उसके हिसाब से जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है अराउंड द न्यूक्लियस, उन्हें एनर्जी लूज करनी चाहिए और वो कंटिन्यूसली लॉस ऑफ एनर्जी होना चाहिए, कंटिन्यूस लॉस ऑफ एनर्जी होना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी कम होती जाएगी और वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा, जिससे एटम का स्ट्रक्चर जो है वो कोलैप्स हो जाएगा। मिसाल के तौर पर ये पॉजिटिव न्यूक्लियस है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मौजूद है और इस इलेक्ट्रॉन को आप घुमाते जाएं और दायरे के अंदर ये रिवॉल्व करता जाए, इसकी एनर्जी कम हो रही है, एनर्जी कम होती जाएगी तो अगली बार इसका ऑर्बिट और छोटा होता जाएगा और इसी तरह से ये कंटिन्यूसली घूमता जाएगा और इसका ऑर्बिट जो है वो स्मॉल होता जाएगा, स्मॉल होता जाएगा। अल्टीमेटली इसकी एनर्जी बहुत ही कम रह जाएगी, एनर्जी लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उसका ऑर्बिट इतना छोटा हो जाएगा कि ये न्यूक्लियस में गिर जाएगा और इस तरह से जो एटम है वो कोलैप्स कर जाएगा, एटम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, एटम ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया, तो इस बात की एक्सप्लेनेशन रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल से मांगी गई क्योंकि ऐसा नहीं होता, हकीकत में ऐसा नहीं होता, लेकिन रदरफोर्ड की अगर बात मान ली जाए फिर ऐसा होना चाहिए। तो रदरफोर्ड की एटॉमिक थ्योरी ये बात एक्सप्लेन करने में नाकाम रही कि ऐसा क्यों नहीं होता, लिहाजा ये वाला बात रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में एक डिफेक्ट, एक ड्रॉबैक के तौर पर अपीयर हुआ। नेक्स्ट चलें, आप ये रियायत दे दें रदरफोर्ड को कि भाई ठीक है, हम कह देते हैं कि कोई वजह होगी, एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिरना चाहिए, एटम को कोलैप्स करना चाहिए, लेकिन नहीं होता। चलें हम तुम्हारी बात को ना जो है वो वेटेज देते हैं और हम इसको मान लेते हैं, लेकिन तुम ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है तो उसको एनर्जी तो कंटिन्यूसली इमिट करनी चाहिए, उससे फिर जो स्पेक्ट्रम बनना चाहिए वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए। लेकिन जब भी एटम्स का स्पेक्ट्रम ऑब्टेन करते हैं वो तो लाइन स्पेक्ट्रम आता है, डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आता है। लाइन स्पेक्ट्रम, डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का ऑपोजिट है। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के अंदर जो एक लाइन है दूसरी लाइन उसके साथ मिक्स हुई होती है, दो लाइंस के दरमियान में बाउंड्री नहीं होती, कोई डिस्टिंग्विश नहीं आप कर सकते कि एक लाइन कहाँ से ख़त्म हो रही है और दूसरी लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो ये फीचर होता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का। जो डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है, लाइट स्पेक्ट्रम है, उसमें जो लाइंस अपेयर होती हैं उनके दरमियान में गैप होता है, वो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होती, उनके दरमियान में गैप है। तो चूंकि गैप है तो इसलिए हम इसको डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहते हैं या लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो एटम का स्पेक्ट्रम जब भी ऑब्टेन करें तो लाइन स्पेक्ट्रम आता है, लेकिन अगर रदरफोर्ड की बात मानी जाए तो फिर जो है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आना चाहिए। तो इस बात का भी जवाब जो है रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल नहीं दे सका कि एटम का स्पेक्ट्रम क्यों लाइन स्पेक्ट्रम होता है और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्यों नहीं होता। तो ये दो बातें रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में एज ए डिफेक्ट, एज ए ड्रॉबैक अपीयर हुई और इन दोनों ड्रॉबैक्स को ख़त्म करने के लिए, रिमूव करने के लिए बोर ने काम किया। तो बोर ने इन ड्रॉबैक्स को ख़त्म किया और ख़त्म करके उसने एक नई थ्योरी बना दी जो कि बोर एटॉमिक थ्योरी के नाम से मशहूर है। चलें इसकी तरफ जाते हैं और इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं।
बोर ने 1913 के अंदर ये थ्योरी दी। बोर जो है वो इंग्लैंड का रहने वाला था, इंग्लिश साइंटिस्ट था। उसने इन दो डिफेक्ट्स को ख़त्म किया जो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में आ रहे थे, नई थ्योरी दी जो आज बोर एटॉमिक थ्योरी के नाम से जानी जाती है। इसके मेन पास्टुलेट्स क्या हैं? ये थ्योरी कहती है कि इलेक्ट्रॉन्स जब तक अराउंड द न्यूक्लियस अपने ऑर्बिट में रहेगा, एक तो उस ऑर्बिट की, उस शेल की एनर्जी डेफिनेट है। डेफिनेट का मतलब है फिक्स है, वो चेंज नहीं होने वाली, उसकी ख़ास स्पेसिफिक वैल्यू है। तो जब किसी चीज़ की स्पेसिफिक वैल्यू हो और वही रहती हो, चेंज ना रहती हो होती हो, तो हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं डेफिनेट। ठीक है, एक बिल्कुल शार्प फिक्स वैल्यू है तो डेफिनेट वैल्यू, डेफिनेट की टर्म यूज़ होती है। वो कहता है कि न्यूक्लियस के बाहर जो ऑर्बिट्स हैं, इन ऑर्बिट्स की फिक्स एनर्जी है। ये जो पहला ऑर्बिट है इसकी एनर्जी और है, सेकंड ऑर्बिट की और है, थर्ड ऑर्बिट की और, फोर्थ की और, फिफ्थ की और। तो हर ऑर्बिट की अपनी एनर्जी और फिक्स एनर्जी है। तो उसने, बोर ने कहा कि ये जो ऑर्बिट्स हैं ये असल में फिक्स एनर्जी लेवल्स हैं और इन्हीं फिक्स एनर्जी लेवल्स को, ऑर्बिट्स को, बोर ने शेल्स का नाम दिया। दूसरा पॉइंट क्या है कि जब तक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रहेगा, अपने शेल में रहेगा, अपने फिक्स एनर्जी लेवल में रहेगा, ना तो वो एनर्जी गेन करता है और ना ही वो एनर्जी लूज करता है। अपने ऑर्बिट के अंदर उसे ना एनर्जी गेन करने की ज़रूरत है ना लूज करने की, उसके अंदर वो रिवॉल्व करता रहेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो इसको रिवॉल्व करने के लिए जो एनर्जी आनी है वो कहाँ से आनी है? तो वो एनर्जी प्रोवाइड करती है सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि ये घूम रहा है दायरे के अंदर, सर्कल के अंदर। सर्कल में घुमाने वाली जो फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है और इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो फोर्स कौन लगा रहा है? वो न्यूक्लियस लगा रहा है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो हम जानते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज एग्जर्ट करता है, लगाता है फोर्स इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो ये जो न्यूक्लियस है एटम का, ये प्रोवाइड करता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स जिससे ये इलेक्ट्रॉन इसके बाहर दायरे के अंदर रिवॉल्व करता रहता है। तो यहाँ से ये सेंट्रीपिटल फोर्स है एक्चुअली जो इस इलेक्ट्रॉन को इस सर्कल में, ऑर्बिट में, शेल में रिवॉल्व करवाती है। तो जब तक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रहेगा तो उसको ना तो एनर्जी गेन करने की ज़रूरत है ना लूज़ करने की ज़रूरत है। लेकिन जब ये अपना ऑर्बिट छोड़कर हायर एनर्जी लेवल पे जाता है या फिर हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आता है, तब एनर्जी चेंज आता है। तो जब तक अपने ऑर्बिट में रहेगा ना एनर्जी लूज़ करेगा ना गेन करेगा। गेन या लॉस ऑफ एनर्जी तब आएगा जब जो है वो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा ऑर्बिट्स में, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा। तो मिसाल के तौर पे हम बात कर लेते हैं, ये न्यूक्लियस है, थोड़ा इसको बड़ा बना लेते हैं, उसमें पॉजिटिव चार्ज शो कर देते हैं। ये न्यूक्लियस है, ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, ये तीसरा ऑर्बिट है। तो जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते जाते हैं एनर्जी लेवल बढ़ता जाता है। ये जो पहला ऑर्बिट है इसकी एनर्जी E1 है और जो दूसरा ऑर्बिट है इसकी एनर्जी, ये शेल कैल है, इसकी एनर्जी E2 है और जो तीसरा है इसकी एनर्जी E3 है। इसी तरह से E4, E5 एनर्जीज होंगी शेल्स की। तो जब ये न्यूक्लियस का जो क्रीप शेल है उसकी एनर्जी कम है और जो न्यूक्लियस से दूर शेल है उसकी एनर्जी ज़्यादा है। जितना न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, उतनी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती जाएगी। हम जानते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होती है। जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो ये जो बड़े ऑर्बिट्स हैं, बाहर वाले शेल्स हैं, इनकी एनर्जी ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन जब लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की तरफ मूव करता है तो ये एनर्जी गेन करता है, यहाँ गेन आएगा एनर्जी का। और जब इलेक्ट्रॉन जो है हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करता है तो जितनी उसने एनर्जी गेन की होती है उतनी वो एनर्जी लूज कर देता है। तो देयर इज रिलीज ऑफ एमिशन ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी। याद रहिएगा, रखना है ये बात आपको कि जितना गेन ऑफ एनर्जी है बाय इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन जब वापस जंप करेगा अपने पहले वाले शेल में
तो उतनी एनर्जी इमिट होगी, तो गेन ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू लॉस ऑफ एनर्जी, ये लॉस ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू गेन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट समझें, तो ये लिखा है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल जब जंप करेगा, ट्रांजिशन होगी, तो उस वक्त एनर्जी चेंज भी आएगा। एंगुलर मोमेंटम जिसको फार्मूला है mvr, वो इलेक्ट्रॉन का इक्वल होता है nh/2π के। कोई भी बॉडी जिसका मैस हो, ये हम बात पहले भी कर चुके हैं, मोमेंटम क्या है, मोमेंटम जो है ये बराबर होता है मैस और वेलोसिटी। जो वेलोसिटी है और जो मैस है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो हासिल होता है उसको हम मोमेंटम कहते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। तो मोमेंटम होने के लिए दो शर्तें हैं, दो कंडीशन है। एक तो जिस बॉडी का मोमेंटम होना है उसका मैस हो कम या ज़्यादा, सेकेंडली वो मूव कर रही हो उसकी वेलोसिटी हो। अब इलेक्ट्रॉन का मैस है अगरचे कम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मैस होता है, फिर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उनकी वेलोसिटी भी है, लिहाजा इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम भी होगा। अब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं दायरे के अंदर, जो चीज़ जो है वो दायरे के अंदर हरकत करे तो उसकी वेलोसिटी जो है वो एंगुलर वेलोसिटी कहलाती है। और एंगुलर वेलोसिटी जो है वो आर वी होती है या आर ओमेगा। फिजिक्स के चैप्टर नंबर 5 में आपने पढ़ना है आर ओमेगा, लेकिन यहाँ पे मैं उसको खाली आर वी से डिनोट कर देता हूँ कि उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होनी है वो आर वी होनी है। तो इलेक्ट्रॉन का जो मैस है वो m है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी आर वी है या वी आर है, तो उससे आप उसको मल्टीप्लाई कर दें उसकी वेलोसिटी वी आर या आर वी मैस से, तो उसका मोमेंटम आ जाएगा एम वी आर। यही यहाँ पे लिखा है कि एंगुलर मोमेंटम इज एम वी आर, ये इक्वल होता है nh/2π के, यानी एंगुलर मोमेंटम एम वी आर आपने डिटरमिन करना है। तो इसका जो फार्मूला बनता है एंगुलर मोमेंटम एम वी आर इज इक्वल टू nh/2π। यहाँ पे h जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, पाई आपको पता है ये भी एक कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, n जो है ये नंबर ऑफ ऑर्बिट है, नंबर ऑफ शेल है, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल है। तो यहाँ पे यही लिखा है कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो डिपेंड करता है ऑर्बिट के ऊपर कि कौन सा ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट का नंबर क्या है, जिसको क्वांटम नंबर कहते हैं। ऑर्बिट नंबर 1 है, ऑर्बिट नंबर 2 है, क्योंकि यहाँ पे आप देख लें h/2π तो कांस्टेंट फैक्टर है, mvr जो मैं इसको अब शॉर्ट कर लेता हूँ, मैं इसको p कह देता हूँ, मोमेंटम है। और मोमेंटम जो है n को मैं साइड पे कर देता हूँ और h/2π को मैं अलग कर देता हूँ। तो h/2π वाला जो फैक्टर है ये तो कांस्टेंट है। अगर ये फैक्टर जो है वो कांस्टेंट है यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि जो p है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा n के क्वांटम नंबर के, नंबर ऑफ द शेल। तो अगर n पहला है, पहला शेल है n 1 है, तो वहाँ मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का कम होगा, दूसरे शेल में मोमेंटम ज़्यादा, तीसरे में ज़्यादा, चौथे में और ज़्यादा, पांचवें में और ज़्यादा। और यहाँ पे देखें ये फैक्टर है h/2π, तो ये चूँकि n का जो क्वांटम नंबर है ये एक इंटीग्रल नंबर है, 1 2 3। शेल जो है वो 1 होगा, शेल नंबर 2 होगा, शेल नंबर 3 होगा, आधा शेल कोई नहीं होता। लिहाजा हम कहते हैं कि जो ये मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम है, वो इंटीग्रल मल्टीपल है ऑफ h/2π। मल्टीपल के आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं h/2π को किससे, n से, और n क्या है, ये एक इंटीग्रल नंबर में आता है जो कि क्वांटम नंबर है, शेल का नंबर है। तो ये है पॉइंट बोर एटॉमिक थ्योरी का। आई होप कि ये आपको क्लियर हुए होंगे पोस्टुलेट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम बोर एटॉमिक थ्योरी को इस्तेमाल करते हुए रेडियस ऑफ एटम को कैलकुलेट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।